नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जो आने वाले समय में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, रिटायरमेंट कर्मचारियों और उनके परिवारों के आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन, डीए हाइक, ओपीएस, सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट प्लानिंग और उन सभी बड़े बदलावों के बारे में जो धीरे धीरे भारत के पूरे सैलरी सिस्टम और इकोनॉमी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले ये वीडियो अपने सभी पेंशनर्स भाई बहनों और एम्प्लॉय सभी को शेयर कीजिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हर कर्मचारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है और यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी में सीधा इजाफा होगा और साथ ही जनवरी से अप्रैल तक का एरियर भी उनके खाते में आएगा। पहले ही नजर में यह एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लगती है। हर कर्मचारियों को लगता है कि अब उसकी इनकम बढ़ेगी, उसका जीवन थोड़ा आसान होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें रुककर एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए। क्या सिर्फ सैलरी बढ़ने से हमारी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो जाती है, या फिर कुछ समय बाद वही पैसा कम पड़ने लगता है? यहीं से इस पूरे विषय की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि बात सिर्फ डीए बढ़ने की नहीं है, असल सवाल है आगे क्या होने वाला है। आज देश भर में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वह यही है कि डीए आखिर बेसिक सैलरी में मर्ज होगा और कब होगा। इस पर कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि और जेसीएम के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही 8 पे कमीशन लागू होगा उस समय तक का पूरा डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब डीए बेसिक में मर्ज होता है तो ये एक नई बेसिक सैलरी बन जाती है और इसी नई बेसिक सैलरी के आधार पर एचआरए, ग्रेजुइटी और पेंशन कैलकुलेट होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहे तो रिटायरमेंट के समय जो पैसा आपको मिलेगा वह पहले से काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक गहरी बात छुपी है। क्योंकि 8 पे कमीशन सिर्फ डीए मर्ज तक सीमित नहीं है, इसके अंदर कई ऐसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जो पूरे सैलरी कैलकुलेशन को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर आपकी बेसिक सैलरी तय होती है। 7 पे कमीशन में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन कर्मचारियों का मानना था कि यह फैक्टर उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। पिछले 10 सालों में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, जीवन शैली जिस तरीके से बदली है और खर्च जिस तरह से बढ़े हैं, उसके मुकाबले सैलरी की रियल वैल्यू उतनी नहीं बढ़ पाई। इसलिए इस बार 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अगर यह लागू होता है तो सैलरी में एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मांग के पीछे सिर्फ पैसा बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक लॉजिक है जो पहले कभी पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया गया था, और वह है फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट। अब तक सैलरी कैलकुलेशन में सिर्फ 3 यूनिट माने जाते थे, पति, पत्नी और बच्चे। लेकिन आज की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आज एक कर्मचारी अपने माता पिता की जिम्मेदारी भी उठाता है। उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उनका खर्च, सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। इसलिए अब 5 यूनिट सिस्टम की मांग की गई है, जिसमें माता पिता को भी शामिल किया गया है। जब हम 5 लोगों के खाने पीने, स्वास्थ्य और रहने के खर्च को जोड़ता है तो मिनिमम सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय की मांग है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट की। सरकार इस पर विचार कर रही है कि कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीमेंट दिया जाए।
लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में परफॉर्मेंस को मापने का कोई क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। ऐसे में यह सिस्टम लागू होता है तो गलत लोगों को फायदा मिल सकता है और ईमानदार कर्मचारी पीछे रह सकते हैं। अब रिटायरमेंट एज की बात करें तो फिलहाल इसमें किसी भी तरह का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ना इसे घटाने की बात हो रही है, ना इसे बढ़ाने की। इसका मतलब साफ है, फिलहाल सरकार पूरा फोकस सैलरी और पेंशन पर ही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, यानी वो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। कर्मचारी संगठनों ने इसे लेकर साफ कह दिया है कि यह उनकी नॉन नेगोशिएबल डिमांड है, यानी ओपीएस के बिना सैलरी इंक्रीज अधूरा है, क्योंकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और गारंटेड इनकम मिलती है, जो हर कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसका असर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में एक पैटर्न है, जब केंद्र सरकार सैलरी बढ़ाती है तो राज्य सरकारों पर भी दबाव बनता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में भी कर्मचारी इस तरह की मांग कर सकते हैं, जिससे राज्यों के बजट पर दबाव पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वे ज़्यादा खर्च करेंगे, और जब खर्च बढ़ता है तो इकोनॉमी भी ग्रो करती है। दोस्तों, अब सोचिए, जब लाखों लोगों की सैलरी एक साथ बढ़ती है तो वह पैसा कहाँ जाता है? घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में और इन्वेस्टमेंट में। यही पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में भी जाता है, और यहाँ से इकोनॉमी को स्पीड मिलती है। अब इसका एक इनडायरेक्ट असर प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ेगा, क्योंकि सरकारी सैलरी हमेशा बेंचमार्क होती है। अगर सरकारी मिनिमम सैलरी 69,000 हो जाती है तो प्राइवेट कंपनियों को भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वे अपने एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पाएंगे। अब वर्कप्लेस के मॉडर्न चेंजेस की बात करें तो महिला कर्मचारियों के लिए मेस्ट्रुअल लीव जैसी सुविधा की मांग भी सामने आई है, जो एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोच को दर्शाता है। इसके अलावा एचआरए और अलाउंसेस को भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि महंगे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को राहत मिल सके। अब आगे क्या होने वाला है? मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है, और उसके बाद मई के पहले पखवाड़े में दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग होने की संभावना है, जहां इन सभी मांगों पर अंतिम चर्चा होगी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पूरा विषय सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नहीं है। यह आपके फ्यूचर, आपकी इनकम और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का है। आज के समय में सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। इसलिए आज से ही सोचिए, आप अपनी इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आखिर में सरकार आपको सैलरी दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम आपको खुद को बनानी पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।